बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट, आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। हिमाचल प्रदेश में आज शाम चुनाव प्रचार थम गया है, जिसके बाद अब सबकी नजरें लगी हैं जनता जनार्दन पर, जो 12 नवंबर को डालेगी वोट। हिमाचल में चुनाव प्रचार के साथ साथ इन विधानसभा चुनावों पर करेंगे खास चर्चा। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। हिमाचल में थमा प्रचार का शोर। आखिरी दिन तमाम राजनीतिक दलों के दिग्गजों ने झोंकी पूरी ताकत। अमित शाह, जेपी नड्डा, योगी आदित्यनाथ, प्रियंका वाड्रा, सचिन पायलट ने मांगे वोट। शनिवार को मतदाता करेंगे 68 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला। गुजरात में चढ़ने लगा सियासी पारा। बीजेपी ने जारी की अपने 160 उम्मीदवारों की पहली सूची। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोटिया से लड़ेंगे चुनाव। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को जामनगर नॉर्थ, तो हार्दिक पटेल को विरमगाम सीट से टिकट। दूसरे चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। दिल्ली के एमसीडी चुनावों के लिए बीजेपी ने जारी किया अपना वचन पत्र। दिल्ली के लोगों को साफ पानी और हर झुग्गी झोपड़ी वाले को घर देने का वादा। बीजेपी ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर लगाया शराब घोटाले की जांच में बाधा डालने का आरोप। कहा, शराब घोटाले में आरोपी नंबर 1 होने के बाद भी मंगा रहे हैं घोटाले की फाइल। एमसीडी चुनाव के लिए कांग्रेस की तरफ से घोषित चुनाव समिति में 1984 के दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को भी सदस्य बनाने पर सियासी घमासान। बीजेपी ने बोला कांग्रेस पर हमला। कहा, 84 के सिख पीड़ितों के जख्मों पर छिड़का नमक। राजीव गांधी और उनकी टीम ने 1984 में जो किया उस पर कोई पछतावा नहीं। कल से 2 दिन के 4 दक्षिण राज्यों के दौरे पर पीएम मोदी। कल कर्नाटक और तमिलनाडु का करेंगे दौरा। बेंगलुरु में वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का करेंगे उद्घाटन। तमिलनाडु में भी गांधी ग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली का दौरा करेंगे पीएम मोदी। सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ ही स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव पर होंगे विशेष सत्र। औपचारिक तौर पर इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता लेगा भारत। बाली में भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। और अंतर्राष्ट्रीय खबर में अमेरिका में मध्यावधि चुनाव की मतगणना में सेनेट में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच कांटे की टक्कर। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन बहुमत के करीब, लेकिन संख्या उम्मीद से कम। नतीजों से उत्साहित अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, 8 नवंबर को हुए चुनाव लोकतंत्र के लिए अच्छे रहे। और खेल खबर में इंग्लैंड के हाथों शर्मनाक हार के साथ T20 विश्व कप क्रिकेट से टीम इंडिया की हुई विदाई। एडिलेड के मैदान पर गेंदबाजों के घटिया प्रदर्शन से रोहित के शेर 10 विकेट से हुए ढेर। अब रविवार को पाकिस्तान से भिड़ेगी इंग्लैंड की टीम। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से और शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश की खबर से, जहां चुनाव प्रचार थम गया है। पिछले कुछ हफ्तों में इस पहाड़ी राज्य में चुनावी पारा लगातार बढ़ता दिखता रहा। 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को शनिवार को वोट डाले जाएंगे और चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता पूरे दमखम से प्रचार अभियान में जुटे रहे। आइए देखते हैं कैसा रहा प्रचार। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए तकरीबन महीने भर से चल रहे चुनाव प्रचार का शोर गुरुवार को थम गया। प्रदेश के 68 सदस्यीय विधानसभा के लिए 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने चुनाव प्रचार किया।
भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित भाजपा के तमाम दिग्गज नेताओं ने आखिरी दिन भी धुआंधार रैलियां की। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश की फतेहपुर, घुमारवी और झंडूता में पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी जनसभाएं की। बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज 2 जनसभाओं के जरिए पार्टी के लिए वोट मांगे। अमित शाह ने 16 विधानसभा क्षेत्र और पानवटा साहिब में जनसभाओं के जरिए पार्टी के पक्ष में प्रचार किया। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर और स्मृति ईरानी ने भी हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को कई जनसभाओं को संबोधित किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ ने हिमाचल में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन धुआंधार रैलियां की। गुरुवार को उन्होंने बंजार, बाल, धनौटू और गगरेट में पार्टी के पक्ष में जन समर्थन जुटाए। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर के ज्वालड़ा, मंडी के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के निहरी और फिर करसोग के बरल में जनसभा के जरिए पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी ने शिमला जिला के रोडू विधानसभा क्षेत्र के पुजारली में एक जनसभा कर पार्टी के लिए वोट मांगे। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने भी कांगड़ा जिले के विधानसभा दोहरा और फिर हमीरपुर जिला के नादौन में जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा भी हिमाचल प्रदेश में लगातार चुनाव प्रचार कर रही है। गुरुवार को उन्होंने सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के सतौन में परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली के जरिए कांग्रेस के पक्ष में मतदाताओं से वोट मांगे। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। गुरुवार को उन्होंने शाहपुर, बैजनाथ, कुल्लू और दरंग विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगे। उल्लेखनीय है कि राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। हिमाचल में 55,92,828 मतदाता नई सरकार को चुनेंगे। अब की बार युवाओं के हाथों में नेताओं की किस्मत की चाबी रहेगी। इस बार के चुनावों में 18-19 वर्ष की आयु के 1,93,106 युवा नई सरकार को चुनेंगे। हिमाचल में कुल मतदाताओं में 28,54,945 पुरुष जबकि 27,37,845 महिला और 38 थर्ड जेंडर मतदाता है। वही 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 1,21,409 वरिष्ठ मतदाता है, जबकि 56,501 दिव्यांग मतदाता है। ये मतदाता अब की बार 412 प्रत्याशियों को चुनेंगे। इन प्रत्याशियों में 24 महिला जबकि 388 पुरुष उम्मीदवार हैं। प्रदेश में प्रत्याशियों की संख्या को देखें तो मंडी जिले के जोगिंद्रनगर विधानसभा क्षेत्र के सबसे अधिक 11 प्रत्याशी जबकि सबसे कम प्रत्याशियों की श्रेणी में जिला चंबा का चुराह विधानसभा क्षेत्र, लाहौल स्पीति और मंडी जिले का दंग्र विधानसभा क्षेत्र शामिल है, जहां मात्र 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रदेश की सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि आम आदमी पार्टी ने 67 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतारे हैं। बहुजन समाज पार्टी के 53, राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के 29, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के 11, हिमाचल जन क्रांति पार्टी के 6, हिंदू समाज पार्टी और स्वाभिमान पार्टी के 3, हिमाचल जनता पार्टी, भारतीय वीर दल, सैनिक समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी व भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव मैदान में है। निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या 99 है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हिमाचल प्रदेश में तो आज चुनाव प्रचार थम गया, लेकिन गुजरात में चुनावी गहमा गहमी तेज हो रही है। बुधवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने कुल 182 सीटों में से 160 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली सूची में पार्टी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की रणभेरी बजने के साथ ही सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने अपने योद्धाओं की बहुप्रतीक्षित सूची गुरुवार को जारी कर दी। गुजरात की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए अपनी पहली सूची में 160 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को घाटलोडिया विधानसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया। भाजपा की पहली सूची में पार्टी ने अनुसूचित जाति के 13,
अनुसूचित जनजाति के 24 और 14 महिलाओं को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही पार्टी ने गुजरात में 69 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिए हैं, जबकि 38 सिटिंग विधायकों के टिकट काटे गए हैं। आज कुल 182 विधानसभाओं में से 160 विधानसभाओं की घोषणा करी है। इन 160 विधानसभाओं में 13 शेड्यूल कास्ट, 24 शेड्यूल ट्राइब, 14 महिलाएं, सिटिंग 69। पार्टी ने युवाओं को, महिलाओं को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समाज के आध्यात्मिक विषयों में सभी वर्गों के जुड़े हुए लोगों को इसमें पूरी तरीके से समायोजित किया गया है। बड़ी बात यह है कि क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी को जामनगर नॉर्थ से टिकट दिया गया है। वहीं हार्दिक पटेल विरमगाम सीट से पहली बार चुनाव लड़ेंगे। राजकोट पश्चिम से विजय रूपाणी चुनाव लड़ते थे, उनकी जगह डॉक्टर दर्शिता शाह को टिकट मिला है। मोरबी से मौजूदा विधायक का टिकट इस बार काट दिया गया है। हादसे के वक्त लोगों की जान बचाने वाले पूर्व विधायक कांति लाल भाई पर इस बार बीजेपी ने दांव लगाते हुए उन्हें यहां से अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा गांधी धाम से मालती बहन को चुनावी मैदान में उतारा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा की 182 में से 160 नामों का ऐलान किया है। इनमें से 84 नाम पहले चरण के उम्मीदवारों के हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल घाटलोडिया सीट से पार्टी के प्रत्याशी होंगे। पहली सूची में पार्टी ने 38 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे हैं। पार्टी की पहली सूची में मोरबी हादसे का भी असर दिखा। मोरबी से मौजूदा विधायक ब्रजेश मिर्जा का टिकट काटा गया है। कांग्रेस से भाजपा में आए हार्दिक पटेल को विरमगाम से टिकट मिला है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिबाबा को जामनगर नॉर्थ से पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा है। पिछले विधानसभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने वाले 7 प्रत्याशियों को इस बार पार्टी ने अपने चुनाव चिन्ह पर मैदान में उतारा है। भाजपा की पहली सूची में 14 महिलाओं के नाम शामिल है। 182 विधानसभा सीटों वाले गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है। नतीजे 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश के साथ आएंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में मध्य और उत्तरी गुजरात की 93 सीटों के लिए 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। मतगणना हिमाचल प्रदेश के साथ 8 दिसंबर को कराई जाएगी। ब्यूरो इनपुट के साथ शैलेंद्र मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो हिमाचल प्रदेश के बाद अब गुजरात के चुनाव प्रचार पर रहेगी सबकी नजर। और अब बात कर लेते हैं दिल्ली की। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता और पार्टी सांसद मनोज तिवारी ने आगामी एमसीडी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिसे नाम दिया गया वचन पत्र। इसमें भाजपा ने दिल्ली के लोगों को साफ पानी देना पार्टी की प्राथमिकता बताई और कहा कि हर घर को नल से पानी दिया जाएगा। साथ ही पार्टी ने अपने वचन पत्र में हर झुग्गी झोपड़ी वालों को भी घर देने का वादा किया है। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए बढ़ती सियासी सरगर्मी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने वचन पत्र नाम से अपना घोषणा पत्र जारी किया। दिल्ली नगर निगम चुनाव में चौथी बार जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने सबके लिए साफ पानी का वादा किया है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने भाजपा का वचन पत्र जारी करते हुए कहा कि उनकी सरकार जहां झुग्गी वहीं मकान योजना पर तेजी से काम कर रही है। इसके तहत पात्र लोगों को मकान दिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा ने आप पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री जी ने ये करके दिखा दिया है कि जिस काम का वो आधारशिला रखते हैं उस काम का वो उद्घाटन भी करते हैं, चाहे वो टनल हो, फ्लाईओवर हो, मेट्रो हो, विकास के काम हो, गरीबों के लिए योजनाएं हो, वो सारे काम उन्होंने किए हैं। और एक तरफ वो सरकार है जो हर बार कहते हैं कि अब की बार हम आएंगे 2024 में और हम यमुना को साफ कर देंगे, हर दिल्ली वासी उसमें डुबकी लगा देगा। वही बात वो 2013 में कह रहे थे, वही 2014 में कहा। गारंटी पे गारंटी दिए जाते हैं, लेकिन गारंटी सिर्फ अगली गारंटी देते हैं और जब उसको पूरा करने के लिए पूछेंगे तो तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख पड़ती रहेगी। अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को बोलना चाहता हूं
कि आप जरा भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को देख लीजिएगा और पूरा करने के स्पीड को भी देख लीजिएगा। आपके समक्ष मैं ये कहते हुए कि अरविंद केजरीवाल जी, आप 2015 में 2020 में जो गारंटियां दिल्ली को बांटे हैं उसका जवाब लेके भी बैठे, क्योंकि उसका इंतजार हम भी कर रहे हैं। उधर बीजेपी ने आबकारी घोटाले के आरोपी नंबर 1 दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर निशाना साधा है। भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मनीष सिसोदिया शराब घोटाले को छुपाने के लिए अपने पद का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये आपराधिक कृत्य है कि एक मंत्री जिसके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे हैं शराब घोटाले को लेकर, जहां पर वो अक्यूज नंबर 1 है, वो अपनी ही केस के फाइल, शराब घोटाले की फाइल पेन ड्राइव में मंगवाता है। इसका सीधा अर्थ ये है कि वो जुडिशियल और इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस में रोड़ा अटकाना चाहते हैं, इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, इंटरफेयर करना चाहते हैं, सैबोटाज करना चाहते हैं, दबाना चाहते हैं, और इसका प्रमाण आज पुख्ते रूप से सामने आ चुका है। वहीं लगातार 3 विधानसभा चुनावों में बुरी तरह से हार का सामना कर रही कांग्रेस ने एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान किया है, जिसमें कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं। इस सूची में कई दिनों से हाशिए पर रहने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री जगदीश टाइटलर का नाम शामिल करने पर भाजपा ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 1984 कांग्रेस ने एक प्री प्लान तरीके से चुनाव जीतने के लिए किया था, और अफसोस ये है कि कांग्रेस लगातार सिखों को 1984 याद दिलाती है। वह सोचती है कि शायद हम भूल जाएंगे। उनके समझ में आना चाहिए उधम सिंह 1919 के बाद 1940 में जाकर जनरल डायर की हत्या करता है, तो हम कैसे 1984 भूल सकते हैं। 38 साल हो गए लड़ाई लड़ते, दोबारा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे, परंतु कभी कांग्रेस को, या टाइटलर को, या राजीव गांधी को, या कमलनाथ को कभी माफ नहीं करेंगे। 4 दिसंबर को होने वाले एमसीडी चुनाव के लिए सभी दल वादे कर जनता को अपने पक्ष में करने में जुटे हैं। जनता क्या फैसला देती है, इसका पता 7 दिसंबर को एमसीडी चुनाव के नतीजे आने के साथ पता चलेगा। शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो चुनाव चाहे स्थानीय स्तर के हों या फिर विधानसभा के चुनाव हो, हर पार्टी लगा रही है पूरा दमखम। वैसे न्यूज नाइट में कुछ और खबरें दिखाएंगे आगे आपको, और उसके बाद करेंगे हिमाचल प्रदेश के चुनावों पर भी चर्चा, लेकिन उससे पहले यहां वक्त एक ब्रेक का। फूल वाला, केटरिंग वाला, बैंड वाला, ये लो भाई। बैंड बजेगी पापा, अगर गड़बड़ हुई तो गए पैसे। अरे नहीं रे, बैंक संभाल लेगा। कैसे? मैंने पॉजिटिव पे सिस्टम पे रजिस्टर किया है। बैंक को चेक्स और बेनिफिशियरीज की जानकारी दे दी है। बैंक चेक करेगा, जांच करेगा, डिटेल्स मैच नहीं तो क्लियरेंस नहीं। अच्छा, लाइए मुझे दीजिए। फोटो वाला, लाइट वाला, मंडप वाला। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसकी फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में। सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद देख लेते हैं कुछ और खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनका पहला ओडिशा दौरा है। भुवनेश्वर स्थित राजभवन में राष्ट्रपति के सम्मान में नागरिक अभिनंदन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। इससे पहले उन्होंने भुवनेश्वर में कई स्थानों पर स्थित महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसमें कवि गंगाधर मेहर, पंडित गोपबंधु दास और मधुसूदन दास शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने कई जगहों पर जनता का हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने 2 दिवसीय ओडिशा दौरे के पहले दिन आज पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर में महाप्रभु के दर्शन किए। राष्ट्रपति ने महाप्रभु को तुलसी माला दी तथा
दीप प्रज्वलन किया। दर्शन करने के बाद दर्शन पुस्तिका में अपने भावपूर्ण अनुभवों को साझा भी किया। उन्होंने लिखा कि ओडिशा के लोगों के परम आराध्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ को प्रणिपात कर मुझे एक विरल व दिव्य अनुभूति हुई। उन्होंने प्रभु से मानवता के कल्याण के लिए प्रार्थना की और देश को विकास के शीर्ष पर ले जाने की कामना की। इससे पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने पुरी में भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लेने के लिए लगभग 2 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की। राष्ट्रपति के मंदिर जाते समय श्रद्धालुओं ने उनका अभिवादन किया। इससे पहले 2 दिन के दौरे पर भुवनेश्वर पहुंचने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। राज्यपाल प्रोफेसर गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने हवाई अड्डे पर राष्ट्रपति की अगवानी की। दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति कल सुबह पहले खंडगिरी स्थित तपोवन स्कूल में एक कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे यूनिट 2 गर्ल्स हाई स्कूल में बच्चों से बातचीत भी करेंगी, जिसके बाद जयदेव भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होकर विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ करेंगी। सत्रहवें G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अगले हफ्ते इंडोनेशिया के बाली का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सम्मेलन में खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य और डिजिटल बदलाव पर भी विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए अगले सप्ताह इंडोनेशिया के दौरे पर बाली जाएंगे। 17वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 से 16 नवंबर तक इंडोनेशिया के बाली में हो रहा है। G20 सम्मेलन में 3 कार्यकारी सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिनमें खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल लेन देन शामिल है। सम्मेलन के समापन सत्र में प्रधानमंत्री मोदी G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अन्य देशों के नेताओं के साथ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। भारत 1 दिसंबर से G20 समूह की अध्यक्षता करेगा। Prime Minister will be visiting Bali, Indonesia from November 14th to November 16th to attend the 17th G20 summit. 3 working sessions will be held as part of the G20 summit agenda, as you know. Food and energy security is one, health is the other, and finally digital transformation. ब्रिटेन की कोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और हथियारों के सौदे में आरोपी बिचौलिए संजय भंडारी को झटका देते हुए उनकी अपीलों को खारिज किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ब्रिटेन के हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और कहा कि भारत नीरव मोदी के साथ साथ अन्य आर्थिक अपराधियों को वापस लाने के अपने प्रयासों को जारी रखेगा ताकि उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। कि ब्रिटेन के उच्च न्यायालय ने कल नीरव मोदी जी के एक्सट्रेडिशन के खिलाफ अपील को खारिज कर दी थी। हम इस कदम का स्वागत करते हैं और उसे और अन्य आर्थिक भगोड़ों को भारत में न्याय का सामने करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखेंगे। इसी तरह हमने भंडारी का भी केस के बारे में देखा है कि वहाँ एक दूसरे न्यायालय ने हम उनके एक्सट्रेडिशन के बारे में पॉजिटिव एक रूलिंग दी है और इसके बाद कुछ और स्टेप्स हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा वहाँ पे भी कि हम लोग लगातार इस इशू पर नज़र बनाए हुए हैं, कोशिश हमारी जारी रहती है। मालदीव के माले में रिहायशी इमारत में आग लगने की घटना में 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मृतकों की शिनाख्त की प्रक्रिया की जा रही है और माली स्थित उच्चायोग प्रभावित भारतीयों और उनके परिवारों की हर संभव मदद कर रहा है। फायर ब्रोक आउट in a residential building for foreign workers. Some versions say that there was a garage nearby or in the building. We're looking at the details. This building housed foreign workers, including Indian citizens. There are reports of a number of deaths due to the fire. As I walked in, I saw that our High Commission there has clarified that local authorities have indicated at least 10 bodies have been found. Local authorities are engaged in identifying the dead bodies. Our High Commission is in close contact with the Maldivian authorities at various levels. And of course, our High Commission is extending all possible assistance to the affected Indians and their families.
इसके अलावा विदेश मंत्रालय ने हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के जासूसी जहाज युआन वांग 5 पर पूछे गए सवाल पर कहा कि सरकार देश की सुरक्षा के लिए हमेशा जरूरी कदम उठाती है और अपने हितों की रक्षा करती है। मेघना देव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव के बाद नतीजे आने का सिलसिला जारी है। अमेरिकी संसद पर दबदबे के लिए पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन की पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला दिख रहा है। रिपब्लिकन पार्टी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी प्रतिनिधि सभा में बहुमत पाने के करीब है, लेकिन सेनेट के लिए दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर है। डेमोक्रेट्स ने सेनेट की अहम सीट पेनिसिल्वेनिया पर जीत दर्ज की है। उम्मीद की जा रही थी कि रिपब्लिकन पार्टी को मध्यावधि चुनाव में फायदा होगा, लेकिन नतीजों में पार्टी की वो लहर नहीं दिख रही। And I think it was a good day for America. Our democracy has been tested in recent years, but with their votes, the American people have spoken and proven once again that democracy is who we are. The states across the country saw record voter turnout. And the heart and soul of our democracy, the voters, the poll workers, the election officials, they did their job and they fulfilled their duty. And apparently without much interference at all, without any interference, it looks like. And that's a testament, I think, to the American people. While we don't know all the results yet, at least I don't know them all yet, here's what we do know. While the press and the pundits are predicting a giant red wave, it didn't happen. I'm prepared to work with my Republican colleagues. The American people have made clear, I think, that they expect Republicans to be prepared to work with me as well. तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनका कहना था कि 8 नवंबर के जो चुनाव हुए थे वो लोकतंत्र के लिए अच्छे रहे, उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई कि रिपब्लिकन्स उनके साथ मिलकर उन्हें सहयोग देंगे। बढ़ते हैं आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 2 दिन के दौरे पर दक्षिण भारत जा रहे हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर होंगे और शनिवार को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री इन राज्यों को कई विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। आइए देखते हैं क्या है प्रधानमंत्री के दौरे के अहम बिंदु। शुक्रवार को दक्षिण के 2 राज्यों कर्नाटक और तमिलनाडु के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे, तो तमिलनाडु में गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री सुबह विधान सौध बेंगलुरु में महर्षि वाल्मीकि और संत कवि श्री कनक दास की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसके बाद वो बेंगलुरु के KSR यानी क्रांतिवीर संगोली रायन्ना रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की 5वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन होगी और दक्षिण भारत में इस तरह की पहली ट्रेन होगी। इसमें देखिए जो फीचर्स हैं सब इंडिजिनस हैं। ये वाई फ्रेम बोगी है, इसमें एयर स्प्रिंग है और ये जो बड़ा सा डैम्पर आप देख रहे हैं ये इसको यॉ डैम्पर कहते हैं। ये जो वर्टिकल है ये वर्टिकल डैम्पर है, ये यॉ डैम्पर है। ये इस गाड़ी को एक तरह से आप कह सकते हैं क्षमता देता है हायर स्पीड्स पे चलाने की, क्योंकि अगर हंटिंग की प्रवृत्ति होती है तो ये उसको डैम्पन करता है। ये चेन्नई के औद्योगिक केंद्र और बेंगलुरु के टेक एंड स्टार्टअप हब और प्रसिद्ध पर्यटन शहर मैसूर के बीच कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी। Vande Mataram is very good concept. Now we are going to Madhya Pradesh. It's take 2 days. We are traveling in 2 days train means very big loss for us. We need to take leave in office. This economy also loss. 2 days is waste of time. If Vande Mataram come to everywhere, we are going to reach early. जो रेलवे कनेक्टिविटी जो चल रही है अभी बढ़ रही है, हर जगह इलेक्ट्रॉनिक इंजन आ रहे हैं, सब जगह अभी रेलवे कनेक्टिविटी मिल रही है, उसके लिए मैं मोदी जी का बहुत बहुत आभार हूँ। प्रधानमंत्री भारत गौरव काशी यात्रा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। भारत गौरव योजना के तहत इस ट्रेन को चलाने वाला कर्नाटक पहला राज्य है जिसमें कर्नाटक सरकार और रेल मंत्रालय मिलकर कर्नाटक से तीर्थयात्रियों को काशी भेजने के लिए काम कर रहे हैं। तीर्थयात्रियों को काशी, अयोध्या और प्रयागराज जाने के लिए आरामदायक प्रवास और मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का उद्घाटन करेंगे, जिससे लगभग 500 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। यह टर्मिनल इस हवाई अड्डे की यात्री क्षमता को लगभग 2.5 करोड़ की मौजूदा क्षमता से दोगुना करके 5 से 6 करोड़ यात्री प्रतिवर्ष कर देगा।
टर्मिनल 2 को बेंगलुरु की गार्डन सिटी के प्रति एक ट्रिब्यूट के तौर पर डिजाइन किया गया है और इसके यात्री अनुभव को बगीचे में टहलने जैसा बनाने का उद्देश्य है। यहाँ 10,000 से अधिक वर्ग मीटर की हरी दीवारों, हैंगिंग गार्डन और बाहरी उद्यानों में से गुजरेंगे। टर्मिनल 2 दुनिया का ऐसा बड़ा टर्मिनल होगा जिसका परिचालन शुरू होने से पहले ही उसे यूएस GBC यानी ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा पूर्व प्रमाणित प्लैटिनम रेटिंग प्राप्त हो गई है। नवरस की थीम टर्मिनल 2 के लिए कमीशन की गई सारी कलाकृतियों को साथ लाती है। ये कलाकृतियां कर्नाटक की विरासत और संस्कृति के साथ साथ व्यापक भारतीय लोकाचार को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नाद प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फुट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे। ये बेंगलुरु के विकास की दिशा में शहर के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा के योगदान की स्मृति में बनाई जा रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाले राम वी सुतार द्वारा संकल्पित और गढ़ी गई इस प्रतिमा को बनाने में 98 टन कांस्य और 120 टन स्टील का उपयोग किया गया है। पीएम बेंगलुरु में एक सार्वजनिक समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री जब भी कर्नाटक को आते हैं तो हम सबको इंस्पायर करते हैं और उनका एजेंडा है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट और डेवलपमेंट। चारों तरफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाए, लोगों को सुविधा हो जाए, बिजनेस को बढ़ावा मिले, इकोनॉमी ग्रो होए, इकोनॉमी से एम्प्लॉयमेंट मिले, यही उनका जो सबसे बड़ा। इसके बाद प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तमिलनाडु, जहां वो डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान का भी दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री संस्थान के 36वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। दीक्षांत समारोह में 2018-19 और 2019-20 बैच के 2300 से अधिक छात्र डिग्री प्राप्त करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर संस्थान के छात्र उत्साह से लबरेज है। आई एम वेरी प्राउड टू वेलकम our Honorable Prime Minister Narendra Modi as a Shanti Sainik. So we are welcoming our Prime Minister. So we are very proud and glad. भारत में साबरमती आश्रम और चंपारण गांधी जी की कर्म भूमि के रूप में विख्यात है। उसी तरह तमिलनाडु के डिंडीगुल के पास गांधीग्राम ग्रामीण संस्थान परिसर में स्थित गांधी संग्रहालय अपने में इतिहास लिए समेटे है। इस पुस्तकालय में अश्वेतों के गांधी कहे जाने वाले मार्टिन लूथर किंग भी गांधी जी के बारे में अध्ययन करने आए थे। शनिवार को प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री शनिवार को ही तेलंगाना के रामागुंडम में RFCL संयंत्र का दौरा करेंगे और रामागुंडम में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बेंगलुरु से अभिषेक सिंह, आयशा खानम और डिंडीगुल के कुमार आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट DD न्यूज। और अब खबर खेल जगत से बात क्रिकेट की। ICC T20 विश्व कप में दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी। ये चौथी बार है जब भारत ICC टूर्नामेंट में नॉकआउट दौर से बाहर हुआ है। इंग्लैंड ने इस जीत के बाद फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जहां टीम का सामना रविवार को पाकिस्तान से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में होगा। जिस एडिलेड के मैदान पर मैन इन ब्लू ने बांग्लादेश को हराकर खुद को बुलंदी पर पहुंचाया था, उसी मैदान पर सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को हरा रोहित शर्मा एंड कंपनी के अरमानों पर पानी फेर दिया और इस हार की शुरुआत भी टॉस हार के साथ हुई। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 168 रन बनाए। मैच में भारत की पहली विकेट KL राहुल के रूप में गिरी, जिन्हें 5 के स्कोर पर क्रिस वोक्स ने आउट किया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने दूसरे विकेट के लिए 47 रन जोड़े। कप्तान रोहित शर्मा ने 28 गेंद पर 27 रन की पारी खेली। सूर्य कुमार यादव ने 14 रन बनाए। विराट कोहली क्रीज पर जमे रहे और 50 का आंकड़ा पूरा किया। कोहली ने 39 गेंद पर अर्धशतक लगाया। इस पारी में 43 रन बनाते ही कोहली ने T20 में 4000 रन भी पूरे किए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले कोहली दुनिया के पहले बल्लेबाज रहे। अंतिम ओवरों में हार्दिक पांड्या ने भी अच्छे हाथ दिखाए और अर्धशतक लगाया। पांड्या मैच की अंतिम गेंद पर हिट विकेट हुए। उन्होंने 33 गेंद में 63 रन बनाए। जीत के लिए मिले 169 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड को कप्तान जोस बटलर और एलेक्स हेल्स ने मजबूत और तेज शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए शतकीय साझेदारी निभाई। दोनों बल्लेबाजों ने अर्धशतक लगाने में सफलता पाई। हेल्स और बटलर ने भारतीय गेंदबाजों को पूरी तरह से नाकाम करते हुए मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाते हुए टीम को 10 विकेट से जीत दिला दी। हेल्स ने 47 गेंद पर नाबाद 86 और बटलर ने 49 गेंद पर नाबाद 80 रन की पारी खेली। इंग्लिश टीम ने मुकाबले को 10 विकेट से अपने नाम किया और अब टीम का सामना 13 नवंबर को MCG में पाकिस्तान से होगा।
प्लेयर ऑफ द मैच एलेक्स हेल्स रहे। वैसे ये चौथी बार रहा जब भारतीय टीम आईसीसी इवेंट में नॉकआउट दौर से बाहर हुई है। टीम इंडिया हारी, लेकिन बिना लड़े हारी, जिसका मलाल सभी फैंस को रहेगा। काफी चीजें बदली जा सकती थी, लेकिन सच्चाई यही है कि भारतीय टीम अब वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। एडिलेड से कैमरामैन राकेश कुमार के साथ अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। जी हाँ, T20 के वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का यूं हार जाना सभी क्रिकेट प्रेमियों को निराश कर गया। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जिसके बाद करेंगे चर्चा आज के हमारे विशेष पर, जिस जुड़ा होगा हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार से। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज नाइट। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ, और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर, बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है। उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत, और रुख कर लेते हैं अब आज की चर्चा का, जो जुड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार से। हमारा विशेष में यही कहता है, हिमाचल थमा प्रचार, अब जनता की बारी। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अशोक टंडन जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और हमारे साथ जुड़े हैं हिमाचल प्रदेश से वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शशिकांत शर्मा। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर शशिकांत शर्मा, चूंकि आप हिमाचल प्रदेश से हैं और वहां के भी इन चुनावों को इतने समय से बहुत गहराई से देखते आ रहे हैं, तो सबसे पहले मेरा यही सवाल कि इस बार अब प्रचार तो थम गया है, लेकिन इस बार वो जो कटु वचन सुनने को मिलते थे, जो तीखी टिप्पणियां सुनने को मिलती थी, वो इस बार प्रचार में नहीं दिखी हैं। तो क्या ये माना जाए कि इस बार का प्रचार मुद्दों पर लड़ा गया? कितना अलग रहा इस बार का प्रचार? लगता है शशिकांत जी हमारा संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल अशोक जी आपसे ये सवाल लेना चाहूंगी, क्योंकि हर बार जब भी चुनाव प्रचार की बात होती है तो यही। जी शशिकांत जी, हमारे साथ जुड़े हैं क्या? जी हाँ, जी हाँ, क्या आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है, आप जवाब दे सकते हैं। हेलो जी जी, मैं कह रहा हूं कि इस बार का इस बार अच्छा प्रचार रहा अगर देखा जाए तो इसे एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत माना जा सकता है। और बिल्कुल आपने कही कि एक दूसरे की आलोचना हुई, लेकिन गाली गलौज तक पिछले कुछ चुनाव में हमने देखा था कि चोर तक कहा गया, और कई दूसरे बेईमान भ्रष्टाचारी तो बिल्कुल आम शब्द बन चुके थे। और वो एडवर्टीजमेंट्स जो एक तरह से दी जाती थी अखबारों में, उन एडवर्टीजमेंट्स में भी खुलेआम एक दूसरे को बिल्कुल चोर और भ्रष्टाचारी कहकर संबोधित किया जाता था। वो इस बार नहीं कहीं भी किया गया। नेगेटिव एडवर्टीजमेंट्स बिल्कुल भी नहीं रही। हालांकि बहुत ही मतलब एक तरह से कहीं लाइटर मूड में मजाकिया एडवर्टीजमेंट्स देखने को मिली। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि एक हिमाचल कांग्रेस ने एक यहाँ बड़ा प्रचारित करते बड़े बड़े पोस्टर्स लगवाए, बैनर्स लगवाए, जिसपे लिखा था आ रही है कांग्रेस। मतदाताओं को यह संदेश देने के लिए कि कांग्रेस वापस सत्ता में आ रही है। और इसके जवाब में भाजपा ने बहुत ही रुचिकर ढंग से इसका जवाब दिया। जहां भी ये 2-3 जगह बड़े प्रोमिनेंट जगह पर शिमला में ये पोस्टर लगे थे या बैनर लगे थे जिन पर लिखा था आ रही है कांग्रेस, तो उसके आगे उन्होंने एक बोर्ड लगा दिया और उतना ही बड़ा बोर्ड लगाया, उसी रंग में लगवाया। ऐसा लगता था जैसे एक ही व्यक्ति द्वारा या एक ही कंपनी द्वारा कांग्रेस के पक्ष में लगाया गया। जैसे लिखा था आ रही है कांग्रेस, और उसके आगे उन्होंने लिख दिया जयराम जी के शपथ ग्रहण समारोह में। तो एक बहुत ही मजाकिया अंदाज में हुआ गया।
दूसरा कहा गया आ रही है कांग्रेस फिर से सत्ता बीजेपी की सत्ता के समारोह में। तो कुल मिलाकर एक मजाकिया अंदाज में किया गया और बहुत गंभीर आरोप एक दूसरे पर नहीं लगाए गए, भ्रष्टाचार के आरोप भी बहुत गंभीर नहीं लगाए गए। यहां तक कि जो चार्जशीट कांग्रेस ने पेश की वो भी बड़ी हैरानी की बात है कि आमतौर पर हिमाचल में जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ विपक्ष एक चार्जशीट पेश करता रहा है जो राज्यपाल को तक को दी जाती है, और उसके बाद जब सरकार सत्ता में आती है तो उस चार्जशीट के आधार पर विजिलेंस इंक्वायरियां तक की जाती रही है। तो इस बार कांग्रेस ने जो चार्जशीट दी वो भी उसमें व्यक्तिगत आरोप लगाने से बिल्कुल गुरेज किया गया और बिना व्यक्ति के और बिना मंत्रियों का नाम लिए उसमें कुल मिलाकर इस तरह से आरोप लगाए गए कि उससे देखकर बिल्कुल नहीं लगता था कि कोई व्यक्तिगत राजनीति यहां पर हो रही है। जहां कर प्रचार की बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी के धुआंधार प्रचार की बात करें तो शुरू में बीजेपी का प्रचार थोड़ा कम नजर आया, लेकिन बाद में जहां कांग्रेस के प्रचार के ऊपर वो बहुत हावी नजर आया क्योंकि उसके पास बड़े बड़े नेता थे, मोदी जी थे, अमित शाह थे और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता थे, और कांग्रेस के पास एकमात्र प्रियंका गांधी थी। राहुल गांधी यहां इस चुनाव में नहीं आए, उनके अलावा सोनिया गांधी भी सक्रिय नजर नहीं आई। तो सिर्फ प्रियंका के बलबूते पर कांग्रेस ने यह पूरा चुनाव लड़ा और खड़गे जी बाद में जरूर आए। प्रियंका का आखिरी शो आज जो रोड शो था वो मौसम के चलते उनका चॉपर नहीं पहुंच पाया तो शिमला में वो भी कैंसिल हो गया। तो एक तरह से प्रचार की दृष्टि से अगर आप देखें तो उसमें निश्चित तौर पर भाजपा बिल्कुल आगे नजर आई और कांग्रेस उसका पीछा करती हुई दिखाई दी। जी अशोक जी, जैसी बात आ रही है कि भाजपा के तो सारे दिग्गज नेता दिखे प्रचार करते हुए, लेकिन चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें ऐसा नहीं था। हालांकि कांग्रेस की ओर से कहा गया कि सुरजेवाला, गहलोत, सचिन पायलट, हमारे तमाम दिग्गज नेता जो हैं वो तो उतरे ही हुए हैं, कुछ और सवालों के जवाब तो वो देते नहीं, लेकिन ये बात उन्होंने सामने रखी। कितना फर्क पड़ता है जब दिग्गज नेता चुनाव प्रचार से दूर रहते हैं, नजर नहीं आते क्योंकि जनता उन्हें सुनना चाहती है। देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या दिग्गज नेताओं का ना आना नहीं रही, लेकिन उनका वहां पर स्थानीय स्तर पर जो मुख्यमंत्री का चेहरा वो नहीं बन पाने के कारण, और खासतौर से जब से वीरभद्र सिंह चले गए तो उसके बाद से कोई वहां पर ऐसा कुशल नेतृत्व खड़ा नहीं हो पाया जो पूरे चुनाव अभियान में कांग्रेस की एक कमी के तौर पर देखा गया। अभी हमारे संवाददाता कह रहे थे प्रियंका जरूर गई, लेकिन कुछ लेट भी वो गई। लेकिन दूसरी ओर जैसे आपने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो स्वयं हिमाचल से हैं, और सूचना प्रसारण और युवा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर वो भी हिमाचल से हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, तो ये इतने लोगों का जो और अंत में जैसे आपने कहा आपके संवाददाता ने योगी आदित्यनाथ भी गए और लोग भी गए, नितिन गडकरी भी गए, बहुत लोग गए। तो एक कारपेट बॉम्बिंग जैसा कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल में किया है। तो जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की कमी रह गई उसमें उनका चेहरा, प्रदेश स्तर का एक कुशल नेतृत्व, उसकी कमी खाली। लेकिन एक सबसे रोचक बात ये इस चुनाव अभियान में आई, जैसा आपने भी कहा और संवाददाता ने भी कहा, कि बहुत ही एक तरह से सजीदा कैंपेन हुआ। और अगर मैं इसको कहूं तो अपने को हिमाचल से जोड़ने की जो होड़ लगी, क्योंकि इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने की। प्रधानमंत्री ने अपने सभी 4 लोकसभा संसदीय क्षेत्रों में 4 रैलियां की और उन रैलियों में उन्होंने हिमाचल की जितनी भी विख्यात वस्तुएं हैं, खान पान को शामिल करते हुए लोगों के दिलों तक पहुंचने का काम अपने अंदाज में किया। और वो हर रैली में किसी ना किसी पहाड़ी व्यंजन, उत्पाद, सोवेनिर या मंदिर या और जितने भी वहां पर तीर्थ स्थान हैं उनको भी उन्होंने लगातार याद भी किया, और उनका उन्होंने ये इस तरह से दिखाया कि उनका तो हिमाचल से संबंध बहुत पुराना है। क्योंकि प्रधानमंत्री 1998 में जब सरकार बनी थी वो भाजपा के उस समय प्रभारी थे, और वो प्रमुख दुकानों के यहाँ के व्यंजन का स्वाद लेकर लोगों के साथ जाकर एक साधारण व्यक्ति की तरह उन्होंने जो ये समय बिताया था। तो उन्होंने जो, जैसे उदाहरण के तौर पर हमीरपुर के सुजानपुर की रैली में उन्होंने पंडितों की हट्टी को याद किया, और इसी तरह से उन्होंने गुजरते हुए
जितने भी लोग हैं वहां बेसन की बर्फी लेना भी नहीं भूले। तो इस तरह से जो आज भी वहां का है, तो लोगों को लगा कि हाँ सचमुच में प्रधानमंत्री तो हिमाचल से बहुत लंबे समय से जुड़े हुए हैं जी। इसी तरह से वो बिलासपुर में गए तो बिलासपुर यानी अशोक जी देखा जाए तो वो जो कनेक्ट है जी हिमाचल के साथ जो कनेक्ट है उसे प्रधानमंत्री ने सामने रखा, जिसके बाद हमने प्रियंका गांधी की भी रैलीज में सुना कि किस तरीके से उन्होंने भी आह्वान किया, इंदिरा गांधी की भी बात की, उन्होंने तमाम बातों को भी सामने रखा। ये जो कनेक्ट है इसे पक्का करने की कोशिश की गई। लेकिन इससे पहले कि मैं डॉक्टर शशिकांत के पास जाऊं, अशोक जी एक और सवाल आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि अब आखिरी दौर में कहा जाता है कि जो प्रचार किया जाता है वो मतदाता पर बहुत प्रभाव डालता है। अब चूंकि चुनाव प्रचार थम गया है, लेकिन अब डोर टू डोर लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, पीएम की चिट्ठी भी लोगों तक पहुंचाई जा रही है, और कहा जाता है कि क्योंकि पहाड़ी राज्य है ये और पहाड़ी राज्यों में ये बहुत जरूरी होता है जब डोर टू डोर कैंपेनिंग करते हैं। किन मायनों में जो माइक्रो मैनेजमेंट है, जो संगठन की मजबूती है, अब वो भी प्रभाव डाल सकती है? अशोक जी। बिल्कुल, देखिए मैं उससे पहले एक बात रह गई, प्रियंका ने भी अपने आप को हिमाचल से जोड़कर भी अभियान किया, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि प्रियंका अपना एक घर बना रही है, शायद तैयार भी हो गया होगा, और वो वहां पर एक तरह से हिमाचल की वासी के तौर पर गई, और उन्होंने भी अपने आप को मंदिरों से जोड़कर जितने भी तीर्थ स्थान है, क्योंकि हिमाचल के जो तीर्थ स्थान है वो बहुत ही मशहूर भी है और उनकी आस्था बहुत है, तो दोनों दलों की ओर से अपने आप को हिमाचल की जनता के साथ जोड़कर, हिमाचल के साथ जोड़कर, हिमाचल के पर्यटक स्थलों के साथ जोड़कर, वहां के मंदिरों को जोड़कर, ये जो एक नई बात इस चुनाव अभियान में दिखाई दी है, ये महत्वपूर्ण है। अब प्रश्न आपने कहा कि आप घर घर जो कैंपेन होगा, लेकिन कुछ क्षेत्रों में तो बर्फबारी हो गई है, मौसम खराब है, तो वहां पर ये डोर टू डोर कैंपेन में समस्या अवश्य आएगी, लेकिन अब समय है, अभी 2 दिन हैं, तो उसमें यही कार्यकर्ता करें। अब जिसको पन्ना प्रमुख कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के, बूथ लेवल पर बूथ मैनेजमेंट, एक एक लिस्ट को लेकर, एक एक मतदान केंद्र पर जितने लोग हैं उनको कार्यकर्ता घर घर जाकर करेंगे, तो वो एक रहता है कि कहीं भूल ना जाएं, और उससे लोगों को जाकर वो ये भी कहेंगे कि आपको मतदान में हिस्सा लेना है। तो ये एक भारतीय जो संसदीय लोकतंत्र है उसका ये पर्व है, और हर प्रदेश में जब ये पर्व आता है तो लोग उसमें बड़े उत्साह के साथ आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में आती हैं, नौजवान आते हैं, तो ये इस तरह से जो पर्व है इसको बिल्कुल उसी ढंग से मनाया जाता है, और यही कारण है कि हम देखते हैं लगातार चुनाव दर चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। अशोक जी, इस बार भी उम्मीद तो यही की जा रही है कि पिछली बार जो 75.5% से ऊपर का मत प्रतिशत था, इस बार भी वो बदलेगा या बेहतर ही होना चाहिए, उम्मीद की जा रही है। लेकिन डॉक्टर शशिकांत, अगर हम अलग अलग पार्टियों के घोषणा पत्र पर भी नजर डालते हैं तो हम पाते हैं, जैसे अशोक जी ने भी बात की युवाओं की और महिलाओं की, और हम देखते हैं कि किस तरीके से बीजेपी ने तो स्त्री संकल्प पत्र भी वो अलग से भी लेकर आए हैं, लेकिन सभी पार्टियों के संकल्प पत्र में महिलाओं पर बहुत खास फोकस किया गया, तमाम वर्गों के लिए बात तो की ही गई। कहां तक ये घोषणा पत्र, इस बार पार्टियों के घोषणा पत्र आम जन को लुभा रहे हैं? देखिए, जहां तक घोषणा पत्र की बात है, दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्रों में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, मैं आपको बताऊं, कि जो एकदम से चुनाव का रुख बदल दे। हालांकि कांग्रेस ने एक ओपीएस जो है, ओल्ड पेंशन स्कीम को उसमें शामिल किया है, लेकिन वो घोषणा पत्र में शामिल करने से पहले ही इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से उठा चुकी थी, और इस बात की महसूस कर चुकी थी इस बात को कि ये एक ऐसा चुनावी वायदा है जिससे कि हवा का रुख बदला जा सकता है। और इस समय अगर आप बात करें तो ये पूरा चुनाव हिमाचल का, क्योंकि ये कर्मचारी बहुल क्षेत्र है और पूरा हिमाचल कर्मचारियों से प्रभावित रहा है, तो एक तरह से ये ओपीएस के इर्द गिर्द घूम रहा है। और इस चुनाव में अगर दूसरे चुनावी मुद्दों की बात करें तो वो एक एडिशनल मुद्दे जरूर हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये एक ऐसा मुद्दा है जिस भाजपा के लिए जो एक चिंता का विषय बना हुआ था, और अंततः भाजपा ने इस पे यह रणनीति अपनाई कि वो कांग्रेस की इस घोषणा के बारे में सिर्फ यह साबित करने में लगी है कि कांग्रेस इसे झूठा वादा के तौर पर ले रही है, और कांग्रेस अगर सत्ता में आई भी तो भी उसके लिए संभव ही नहीं है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू कर सके। तो एक तरह से भाजपा यह विश्वास लोगों को दिला रही है कि धोखाधड़ी है, और कांग्रेस के समय में ही ओल्ड पेंशन स्कीम को खत्म, भद्र सिंह उस
उसमें मुख्यमंत्री थे हिमाचल के। तो अगर कांग्रेस इतनी ही हिमायती है तो क्यों इसमें खत्म होने दिया उन्होंने कर्मचारियों की पेंशन को। और आज की स्थिति में जो प्रदेश की आर्थिक स्थिति है, कांग्रेस के लिए संभव ही नहीं है कि वो इस पेंशन को लागू करे। इसलिए भाजपा ही आने वाले समय में, हालांकि वो स्पष्ट वादा नहीं कर रही है कि वो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेगी, लेकिन एक आश्वासन दे रही है कि हम ही इसका समाधान निकाल सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो मुख्य घोषणा है, अगर आप बात करें तो वो लोगों को घोषणा पत्र में एक ही चीज के इर्द गिर्द पूरा का चुनाव ये केंद्रित हो गया है। उसके अलावा भाजपा ने जब देखा कि ओल्ड पेंशन स्कीम का बहुत असर आम परिवारों पे पड़ रहा है, तो उन्होंने बच्चों को, यानी स्कूली महिलाओं, स्कूली बच्चों को, कन्याओं को, लड़कियों को स्कूटी और ये साइकिल बांटने का वायदा एक उसमें जरूर घोषणा पत्र में किया है। और उसके अलावा दूसरे सेब उत्पादक क्षेत्रों के लिए उन्होंने कुछ वायदे किए हैं। लेकिन कुल मिलाकर अगर हम बात करें, ये वो सारे वायदे हैं जो हर बार हर घोषणा पत्र में आपको नजर आएंगे। घुमा फिराकर यही वादे हिमाचल की जनता से किए जाते हैं, और क्योंकि यही मुद्दे यहाँ के हिमाचल की जनता के इश्यूज रहते हैं, तो कुल मिलाकर जहां तक महिलाओं की आपने बात की, महिलाओं की बेशक हम कितनी भी बात करें, लेकिन हिमाचल में महिलाओं की स्थिति काफी बेहतर है और उनको किसी राजनीतिक एक आश्रय की आवश्यकता नहीं है। खास तौर पर अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में इस बात का आभास है, और यह मुद्दा भी है कि महिलाओं को टिकट देने के मामले में दोनों ही पार्टियों ने बड़ी कंजूसी दिखाई है। तो अगर महिलाओं के उत्थान की बात करें तो मुझे लगता है घोषणा पत्रों का असर किसी भी तरह से यहाँ के महिला मतदाताओं पर पड़ने वाला नहीं है। जी अशोक जी, क्या इसका ये भी मतलब माना जा सकता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक छोटा राज्य है, 68 विधानसभा सीटें हैं, ऐसे में थोड़ा भी मत प्रतिशत यहाँ वहां होता है तो सीटों पर उसका असर नजर आएगा। तो ऐसे में जो ये बागी फैक्टर होते हैं, दल बदल नेता होते हैं, क्या ये फैक्टर्स आपको लगता है कि असर डाल सकते हैं? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो बड़ी कहा जा रहा है कि सीधा कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही मुकाबला है, इन पर असर डाल सकते हैं, इनके नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, हिमाचल एक छोटा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, और यहाँ पर जो भी सरकार होती है वो विकास के मामलों में केंद्र की तरफ बहुत देखती है। केंद्र से जो सहायता मिलती है उसके चलते छोटे राज्यों में, पहाड़ी राज्यों में विकास होता है। तो ये जो प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, उसका अर्थ यही है कि अगर छोटे राज्य, पहाड़ी राज्य, वो जो केंद्र में सत्ता दल है उसके समर्थन में सरकार बनाते हैं तो राज्य को इसका विकास में बहुत लाभ मिलता है। और ये बात बहुत ही समय से ये एक तरह से स्थापित भी हो चुकी है, ये सिद्ध हो चुकी है। और ये एक फैक्टर सबसे बड़ा रहेगा कि अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिनका एक खास तरह का लगाव है, प्रेम है हिमाचल से, और उन्होंने हिमाचल के लिए कई योजनाएं भी केंद्र की ओर से स्वीकृत की हैं, तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है मुझे लगता है हिमाचल की जनता में ये काम करेगा। अब सवाल दूसरा ये भी है कि क्या स्थायित्व कौन दे सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये सुनने में आता है कि आम आदमी पार्टी भी वहां पर कुछ ना कुछ अपना दौर आजमाइश कर रही है, लेकिन उससे क्या होगा कि जितना भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध का मत है वो बढ़ जाए। तो छोटे प्रदेश में जो आपने कहा कि बागी खड़े हैं वो भी कुछ हद तक वोट काटते हैं, लेकिन एक तीसरा दल, क्योंकि हिमाचल सदा से 2 दल वाला प्रदेश रहा है, और उस 2 दल के में जो दोनों बड़े प्रमुख दलों के मत का अंतर है वो काफी कम होता है, लेकिन कई बार थोड़ा अंतर होते हुए भी सीटों में बहुत अंतर आ जाता है। तो ये चीज देखने की है कि इसमें इस बार आम आदमी पार्टी क्या कुछ वोट काट पाएगी या कुछ सीट ले पाएगी। तो ये भी एक तो क्या ये वाकई त्रिकोणीय मुकाबला बन पाएगा, इस पर तो नजर है। लेकिन चलते चलते डॉक्टर शशिकांत, आखिरी सवाल, क्योंकि ये सवाल जो हर कोई पूछ रहा है और हर कोई अपने बात सामने रख रहा है कि जारी रहेगा रिवाज या फिर बनेगा इतिहास? क्या एक बार फिर बीजेपी सत्ता में आ सकती है? क्या एक बार फिर इतिहास बना सकती है? डॉक्टर शशिकांत। देखिए, निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण कार्य, बहुत ही बीजेपी के लिए बहुत ही मुश्किल कार्य है, क्योंकि स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित हो गया है ये चुनाव पूरी तरह। अगर हम बात करें, बिल्कुल यह बात हिमाचल का पार्टी केंद्र की सहायता के बिना वो संभव नहीं है। लेकिन कई बार मैंने ऐसा भी देखा है, बहुत पिछले चुनाव इस तरह से लड़े गए हैं कि जब बहुत बड़े बड़े वायदे और सच में नजर आ रहा था कि जिन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए उनसे केंद्रित न रहकर
चुनाव आखिरकार उन मुद्दों पर चला गया जिसमें कि आम मतदाताओं के हित की बात और फायदे की बात, जैसे कैश की बात भी आप करें, वो उन्होंने नकार दी और एक तरह से ऐसे दल को वोट दी जो दल उन्हें लगता था कि वो दूसरे दल से नाराज होकर उन्होंने उसे जिताया है। तो भाजपा की जो चुनौती वो यही है कि जो नाराजगी, एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ जनरेट हुई होगी इन 5 सालों के दौरान, जो निश्चित तौर पर कोई भी सरकार हो उसमें भाजपा कोई गलती नहीं है। कुल मिलाकर यहाँ अगर आप देखें तो केंद्र सरकार के खिलाफ कोई विरोध नहीं है और भाजपा के खिलाफ भी कोई विरोध नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति चाहता है कि उसका एमएलए उसकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहा था या नहीं। यानी सत्ता विरोधी रुझान जो है वो कहीं ना कहीं हर सत्ता दल के खिलाफ होता है कुछ ना कुछ हद तक। यहाँ कितना प्रभावित करेगा ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब नजरें रहेंगी 12 नवंबर पर जब जनता जनार्दन देगी अपना वोट और बताएगी कि किस दल के काम को वो पसंद करती है, किससे अपेक्षाएं उसकी ज्यादा है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक पर जाने से पहले आइए Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। काफी टैलेंटेड है आपकी बेटी। सर बड़ी होकर इंडिया के लिए खेलना चाहती है, उसके फ्यूचर के लिए अभी से मैंने सेविंग भी स्टार्ट कर दी है। फ्यूचर की बात है तो सिर्फ उसे नहीं, आपको भी मैदान में उतरना पड़ेगा। मुझे? इनका मतलब है म्यूचुअल फंड्स के मैदान में सिर्फ सेविंग्स नहीं, हर महीने म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कीजिए। वरना आपकी बेटी तो बड़ी होगी, पर उसके लिए सेव किए हुए पैसे शायद उतने ही रह जाएंगे। सही है सर। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। और अब न्यूज नाइट में देश से जुड़ी कुछ अन्य खबरों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। आप देखिए ये खबरें फटाफट अंदाज में। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारतीय जैविक डेटा केंद्र क्षेत्रीय जैव प्रौद्योगिकी केंद्र फरीदाबाद को राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि भारत सरकार के बायोटेक प्राइड दिशा निर्देशों के अनुसार IBDC को भारत में सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान से उत्पन्न सभी जीवन विज्ञान डेटा को संग्रहित करना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि डेटा भारत में मरीजों के इलाज के लिए बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण रोकने के लिए पराली जलाने के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। जनहित याचिका में स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी और निजी दफ्तरों में ऑनलाइन कामकाज का निर्देश देने का अनुरोध भी किया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज मुंबई में निवेशकों से हुई 1-to-1 चर्चा में उन्हें जनवरी में आयोजित इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर उन्होंने ये भी कहा कि रिलायंस जियो 5G टेलीकॉम सेवाओं की शुरुआत उज्जैन स्थित श्री महाकाल लोक से इसी माह होगी और प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर फ्री वाईफाई जोन स्थापित किया जाएगा। मुंबई पुलिस ने ताज़ा जारी निर्देशों में मुंबई में अगले 30 दिनों तक ड्रोन, रिमोट से चलने वाले हल्के एयरक्राफ्ट या पैराग्लाइडर्स उड़ाने पर रोक लगा दी है। ये दिशा निर्देश 13 नवंबर से लागू होंगे। आतंकी हमले की धमकियों को देखते हुए ये प्रतिबंध लगाया गया है।